नमस्कार विद्यार्थी जी, आप सभी को RKTC एकेडमी में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, हमें आशा और विश्वास है कि आप लोग ठंड में रजाई के नीचे बैठकर जो है आनंद ले रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो विद्यार्थी, आज हम फिर से एक विशेष टॉपिक लेकर आए हैं जो सामाजिक विज्ञान का एक सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र। आपको पता है ये सामाजिक विज्ञान के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल होता है विद्यार्थी, अर्थशास्त्र का। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से अर्थशास्त्र का एक विशेष टॉपिक, जो कि जिसका नाम है विकास, डेवलपमेंट। अर्थात दुनिया का जो देश है विद्यार्थी, वो किस प्रकार से विकास करता है और इस विकास करने के लिए जो है वो किन किन चुनौतियों से उन्हें गुजरना होता है, इन सभी चीज़ों को आज हम इस अध्याय के अंदर देखने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग ध्यान पूर्वक जो है एक एक बातों को नोटिस करते जाइएगा, है ना। और जितने भी इसमें फैक्ट्स लिए गए हैं वो सारे के सारे फैक्ट्स विद्यार्थी आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, ये ध्यान रखिएगा। और कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा, है ना, जिससे कि आपको जो भी चीज़ हम विशेष यहाँ पे लिखवाएं तो उसको आप जो है नोट करते जाइएगा अपने कॉपी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। विद्यार्थी, सबसे पहला आपका जो इस अध्याय के अंदर समझना है वो है आपका अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होता है? तो कहा गया है अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में हम इकोनॉमी कहते हैं। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है विद्यार्थी। आपको पता है कि दुनिया का देश जो है भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है, फिर इस वस्तु को वितरण करता है और अंतिम में इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कंजप्स कर देते हैं, खपत कर देते हैं, है ना। और ये हमारे समाज के बीच में चलता रहता है विद्यार्थी। कहाँ चलता रहता है? हमारे समाज के बीच चलता रहता है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। अब यहाँ पे गतित मतलब हो गया लगातार चलने वाला, गति करने वाला। ऐसा नहीं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था आज मापा गया है और कल नहीं मापा जाएगा, ऐसा नहीं है, ये चलता रहता है। सबसे बड़ी बात यहां पे आपको जानना होगा कि ये इकोनॉमी के बारे में, अर्थात अर्थशास्त्र दरअसल एक सब्जेक्ट होता है और इस सब्जेक्ट के बारे में पहली बार जो अवधारणा देने वाले व्यक्ति थे, आपको शायद पता होगा, एडम स्मिथ। नाम सुने होंगे आप लोग। एडम स्मिथ साहब को विद्यार्थी हम लोग इकोनॉमी अर्थात अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। इनका एक पुस्तक था, नोट करते जाइएगा अपने कॉपी के अंदर। इनका पुस्तक था, एडम स्मिथ साहब का पुस्तक था द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, ये नोट कर लीजिएगा। द वेल्थ ऑफ नेशन 1776, कितने ईस्वी में आया था विद्यार्थी? 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक में पहली बार एडम स्मिथ ने अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया था। आपको पता है 1776 का जो ईस्वी है, आधुनिक काल का ईस्वी है।
आधुनिक काल का ईस्वी है, और इससे पूर्व में दो काल था जिसे हम लोग प्राचीन एवं एक आपका मध्यकालीन। यहां आपको दिखने में दिक्कत हो सकती है, इधर देख लेते हैं। प्राचीन एवं क्या लिखेंगे विद्यार्थी? मध्यकालीन। मध्यकालीन ईस्वी तक, सॉरी काल तक, ईस्वी नहीं काल कहेंगे इसको। प्राचीन और मध्यकाल तक दुनिया में किसी भी व्यक्ति को यह पता नहीं था कि इकोनॉमी भी कोई चीज होता है ना, अर्थव्यवस्था भी कोई चीज होता है, कुछ नहीं पता है। इस टाइम में लोग जो है बिल्कुल इससे क्या है, अपरिचित हैं। पहली बार दुनिया के लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में परिचित कराने वाले व्यक्ति कौन है? एडम स्मिथ साहब है। तो आपको याद रखना, ये सीधा सीधा एग्जाम में छपता है क्वेश्चन कि द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। एडम स्मिथ को हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र का पिता कहते हैं। तो ध्यान रहेगा सभी विद्यार्थियों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आप, अच्छा यहां तक हम लोग कर चुके थे, करा कि यह चित्र किसी विशेष अवधि का होता है। यहां पे ऐसा नहीं है, इकोनॉमी आपको पता है कि आज और कल का इकोनॉमी मापा नहीं जाता है। इकोनॉमी एक वर्ष का होता है ना विद्यार्थी, कई वर्षों का होता है। तो यह एक विशेष अवधि का होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कह सकते हैं कि समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका तात्पर्य होता है एक ढांचा होता है। समझ में आ रहा ना? ढांचा का मतलब यहां पे समझिएगा कि आपको पता है कि दुनिया का हर व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए एक आर्थिक क्रिया करते हैं। आर्थिक क्रिया से तात्पर्य होता है विद्यार्थी धन कमाने से। आपको पता है आपको जीवन चलाने के लिए जो है पैसे की जरूरत होती है, बिना पैसा के कुछ नहीं होता है ना। तो जहां से आप अगर इनकम कर रहे हैं, मनी इनकम कर रहे हैं, वो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है ना। क्रियाएं कई टाइप के होते हैं, जैसे दैनिक क्रिया हो गई। तो दैनिक क्रिया में क्या होता है? हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? एक दैनिक क्रिया हो गया। खाना खा रहे हैं, शौच जा रहे हैं, क्या है? दैनिक क्रिया है। जबकि आप जॉब करके और वहां से मनी अर्न कर रहे हैं, तो क्या कैसी क्रिया हो गया विद्यार्थी? आर्थिक क्रिया। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, और इस ढांचा से विद्यार्थी हम लोग नित्य दिन क्या करते रहते हैं? गुजरते रहते हैं। मतलब ये जो है सतत चलता रहता है, ये बंद नहीं होता कभी। आप सोच के जरा देखिए ना कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाए तो क्या उस देश का होगा, क्या हाल उस देश का होगा। आप इस चीज पर थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। तो कह रहा है कि एक ढांचा होता है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एडम स्मिथ साहब जो थे, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक में इन्हीं चीजों के बारे में व्याख्या करी थी कि एक देश की जनसंख्या जो होती है वो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रिया करते हैं। आर्थिक क्रिया तो आप लोग अलग अलग करते हैं ना, कि सब एक ही टाइप के करता है नहीं। कुछ लोग हैं जो कि किसानी कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का भी अलग अलग विभाग होता है। तो सबका अलग अलग अपना दैनिक क्रिया होता है, सॉरी आर्थिक क्रिया होता है। तो आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह बात आपको एकदम नोट करके रखना है कॉपी में। अब मूल रूप से समझना विद्यार्थी भारतीय अर्थव्यवस्था को। हमने आपको अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया है। कई बच्चे जो होते हैं इस सब्जेक्ट का नाम सुनते जो है वो मैदान छोड़ देते हैं, उनको समझे में नहीं आता है कि अर्थव्यवस्था क्या होता है ना। तो हमें लग रहा होगा कि आप
अर्थव्यवस्था से जुड़ पाए होंगे। अब यदि जुड़ गए हैं तो फिर हम लोग इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। अब मूल रूप से हम लोग चलने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, है ना। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वर्तमान दौर में हम लोग तीसरे नंबर का अर्थव्यवस्था वाले देश बन चुके हैं। कोरोना टाइम में विद्यार्थी, आपको पता है कि हमारी स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो हम लोग 5वां नंबर में चले गए थे। फिर से हम अपने अर्थव्यवस्था को रिकवर किए हैं, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में हमारा स्थान 7वां। ये सब आप लोग जीके वगैरह में याद कर रखे होंगे। जनसंख्या में हम लोग कितने नंबर पर हैं विद्यार्थी? अभी तक हम लोग को दूसरा नंबर ही देखना है, इसलिए क्योंकि 2011 के बाद हम लोगों के यहां भारत में अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। 2011 के बाद होना चाहिए था कितने ईस्वी में? 2021 ईस्वी में। आपको पता है हमारे यहां जनगणना जो है प्रति 10 वर्ष के बाद होता है ना, 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। तो 2021 में होना चाहिए था, बट हमारे यहाँ कोरोना काल चल रहा था तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और फाइनली रूप से अपडेट आया है कि हम लोग 2027 में जनगणना करवाने वाले हैं। बड़ा लेट हो गया है ना। हमारे यहाँ बस चुनाव ही खाली समय पर होता है, बाकी सब लेट चलता है। विद्यार्थी का परीक्षा हो, रिजल्ट हो, है ना। कुछ वर्षों से आप लोगों का एग्जाम तो विद्यार्थी समय से हो रहा है। हम बिहार बोर्ड को धन्यवाद करते हैं और समय से रिजल्ट आ जाता है। एक समय था कि कब एग्जाम बिहार बोर्ड लेगी और कब रिजल्ट जारी करेगी, इसका कोई तिथि नहीं निर्धारण होता था, है ना। खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं। तो भारत का जो स्थिति है जनसंख्या के मामले में कैवा नंबर का है? तो दूसरा नंबर ही अभी देखना है। बट वर्ल्ड बैंक वो अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि भारत जो है चीन को छोड़कर, है ना, पहला नंबर पर आ गया है जनसंख्या के मामले में। बट आपके एग्जाम में अभी दूसरा ही लगाना। अगर आ गया ऐसा क्वेश्चन तो पहला मत लगा के आ जाइएगा, क्योंकि भारत सरकार का भी आधारिक डाटा नहीं आया है जिस बेस पर हम कह सकते हैं कि भारत जो है पहला नंबर का विश्व का जनसंख्या में स्थान प्राप्त कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, तो दूसरा याद रखना। और केवल 2.4% जो है विद्यार्थी हमारे यहां क्षेत्रफल है, जो विश्व की जनसंख्या का 17%, है ना, यहां वहां क्या करता है? निवास करता है। तो बहुत भारी जनसंख्या हमारे यहां। क्षेत्रफल देख लीजिए, 7वां स्थान हम लोग क्षेत्रफल में है। और हमारे देश का जो एरिया है विद्यार्थी 2.5% है, मतलब विश्व की क्षेत्रफल का, ये ध्यान रखिएगा। दुनिया का जितना भी एरिया है ना, उसका 2.4% ही मात्र हमारे यहाँ एरिया है, और उस पर जनसंख्या देखो कितना भारी पल रहे हैं हम लोग। तो ये चीज को आप थोड़ा सा देख सकते हैं। छोटी छोटी डाटा आपको ध्यान में रखते चलना है। 1991, ये डाटा आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाता है विद्यार्थी। इकोनॉमिक्स के अंदर यहां से सवाल हर साल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति आई थी, ये याद रखिएगा। नई आर्थिक नीति की बात किया जाए आपसे, नई आर्थिक नीति कब लाया गया था विद्यार्थी? तो आपको जवाब देना होगा 1991, है ना। इसी समय जो है एलपीजी, क्या बोलते हैं? एलपीजी। वो एलपीजी घरेलू गैस वाला एलपीजी नहीं है। एलपीजी का तात्पर्य यहां हो रहा है लिबराइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, अर्थात उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से तात्पर्य है एलपीजी। एलपीजी भारत में कब आया था? 1991 ईस्वी में आया था। तो 1991 से भारत में बहुत तेज आर्थिक प्रगति हुई, क्योंकि हम लोगों ने जो प्रतिबंध लगा रखे थे, विदेशी कंपनियों के आगमन का जो प्रतिबंध हमारे देश में था, वो उदारीकरण के तहत हमने सारे को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, है ना। इस वजह से जो है भारी मात्रा में 1991 के बाद भारत में विदेशी कंपनियां आना शुरू कर दी, इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, निजीकरण को हमने प्राथमिकता दिया, है ना विद्यार्थी। तो इन बातों को लेकर के जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है 1991 के बाद तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। वही बात है, जब से उदारीकरण और आर्थिक सुधार की नीति लागू की गई, है ना। आप बताइएगा, नई आर्थिक नीति भारत में आया 1991 में,
तो बताइए कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता भारत में किनको कहा जाता है ना। और एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि 1921 में नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसने लाया था। ये दो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। आप लोग अवश्य जो है कमेंट कीजिएगा। ऑफलाइन क्लास के अंदर हम बखूबी बहुत बारीकी से इन चीजों के बारे में आप लोग को सिखा रखे हैं। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो फिर हम ये समझेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ व्यर्थ जाएगा, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इन चीजों को। भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। कब आया? तो 1991 के बाद। सुधारों से पूर्व मुख्य रूप से भारतीय उद्योगों और व्यापार पर सरकारी नियंत्रण का बोलबाला था। सुधारों से पूर्व का मतलब 1991 से पहले। 1991 से पहले क्या कहा जा रहा है? भारतीय उद्योग पर, व्यापार पर सरकारी नियंत्रण था, है ना विद्यार्थी। तभी तो एलपीजी लाया 1991 में और प्राइवेटाइजेशन पर बल दिया गया। सरकारी नियंत्रण खत्म करके जो है और प्राइवेटाइजेशन को बल मिला, बोलबाला था। और सुधार लागू करने से पूर्व इसका जोरदार विरोध भी हुआ, परंतु आर्थिक सुधारों के अच्छे परिणाम सामने आने से विरोध काफी हद तक कम हुआ है। हालांकि मूलभूत ढांचे में तेज प्रगति न होने से एक बड़ा तबका आज भी नाखुश है और एक बड़ा हिस्सा इन सुधारों से अभी भी लाभान्वित नहीं हुए हैं, है ना। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ फैक्ट्स थे जो हमने आपको डिस्कस करी, है ना विद्यार्थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इन चीजों को नोट करते जाइएगा। पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब दुनिया का टॉप जो है 5 देश। आपको पता है दुनिया में सबसे पहला स्थान पर कौन आता है? तो आप कहोगे सर अमेरिका आता है ना। अमेरिका पहला स्थान पर आ जाता है। और भारत का स्थान कौन सा विद्यार्थी? 2 छोड़ हम लोग को तीसरा स्थान है भारत का, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था मानक मूल्यों के आधार पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। ये थोड़ी सी पुरानी डाटा कलेक्ट करी गई है, बट आपको ध्यान रखना है इन डाटाओं से बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आते। लेकिन हम विकास पढ़ रहे हैं तो विकास के दौर को समझने के लिए कुछ पुरानी डाटा तो कलेक्ट करनी पड़ेगी, तभी जाकर के उस चीज को आप समझ पाइएगा, है ना। इस दृष्टि से जो है इन चीजों को हम समझाने का प्रयास किए हैं, तो आप समझिएगा बढ़िया से। विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश था विद्यार्थी कब? 2007। अप्रैल 2014 में भारत में जारी रिपोर्ट में वर्ष 2011, यहां पे देखिए हम लोग एक हिंदी में जो लिखते थे ना अंक ऐसे वाला 1 2 वो वाला लिखा गया है, तो यहां पे आपको लिख देना है 2014 और यहां हो जाएगा 2011। ये के विश्लेषण में विश्व बैंक ने क्रय शक्ति समानता, जिसे हम लोग कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, के आधार पर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था घोषित किया है। इधर 2017 के बाद और बीच में जो है हम लोग कोरोना काल में फंस गए थे, है ना। बैंक के इंटरनेशनल कंपेरिजिंग प्रोग्राम, जिसे हम लोग कहते हैं आईपीसी, के 2011 राउंड में अमेरिका और चीन के बाद भारत को तीसरा स्थान दिया गया। 2005 में यह 10वें स्थान पर थी। 2003-4 में भारत विश्व में 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 2017 से पीछे हम जाएंगे ना तो हम लोग की स्थिति बहुत खराब थी, है ना। हम लोग देखिए ना 10वां स्थान हम लोग प्राप्त कर रखे थे। 2005 के अंदर जो विद्यार्थी हम लोगों को 10वां स्थान था इकोनॉमी में। अब सोच लीजिए कि कितना हम लोग पीछे थे, है ना। तो भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है ना। इसे हम नकार नहीं सकते।
बाकी चीजों पर क्या चल रही है वो आपको भी पता है, आप देश में है तो, है ना, बाकी क्या कहना ही है। भारत विश्व में 12वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था 2003-4 के अंदर। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग UNSD के राष्ट्रीय लेखों के प्रमुख समाहार डाटाबेस दिसंबर 2013 में प्रकाशित किया गया आधार पर की गई देशों की रैंकिंग के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के अनुसार भारत की रैंकिंग 10वां और प्रति व्यक्ति सकल आय के अनुसार भारत की विश्व में 161वां स्थान था। सोच लीजिए कि हम लोगों का स्थिति क्या थी, है ना। आगे हम आपको सारे फैक्ट्स बताने वाले हैं कि प्रति व्यक्ति आय होता क्या है, प्रति व्यक्ति आय निकाला कैसे जाता है, प्रति व्यक्ति आय का आपसे परिभाषा भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, वो सारी बातें करेंगे। सन 2003 में प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से विश्व बैंक के अनुसार भारत का स्थान 143 नंबर था। सोच लीजिए कि पर कैपिटा इनकम PCI के अंदर हम लोग की स्थिति क्या थी, है ना विद्यार्थी। पर कैपिटा इनकम निकालते कैसे हैं विद्यार्थी, तो आपको ध्यान में रखना है देश की कुल इनकम का, है ना। हमारे देश में एक साल के भीतर, ध्यान रखिएगा, हमारे देश में एक साल के भीतर जितना आय होता है ना, उस आय को उस देश की कुल जनसंख्या से जब भागा दे देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है विद्यार्थी, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। याद रहेगा सभी को। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल कार्यशील जनसंख्या को ही हम काउंट करते हैं, नहीं, देश की कुल जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या भी रहेगा उसको भी। और आपको पता है कि हमारे यहां जो है 0 से लेकर के 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को जो है कार्यशील नहीं माना जाता है। कहां से मानते हैं, तो 15 से लेकर के कहां तक विद्यार्थी, 59 वर्ष तक के जो लोग होते हैं ना, इन्हें कार्यशील माना जाता है। और बाकी आपको पता है 60 से जो ऊपर चले जाते हैं वो तो आपको रिटायर, देखते हो ना, नौकरी में 60 के बाद जाइए, घर बैठिए, है ना, और पेंशन लीजिए और मजे से जो है खाइए पीजिए, तो वो वाली बात हो जाती है, आपको पता ही है। तो कार्यशील मानव ये होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रति व्यक्ति आय निकालने में केवल कार्यशील मानव से भाग देना है, नहीं, ऑल ओवर जितनी भी जनसंख्या हमारे देश में पल रही है ना, वो सारी जनसंख्या से भाग देना है। क्या बातें समझ में आया कि नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब जरा जान लेते हैं ना विद्यार्थी, भारत की इतिहास की थोड़ी सी जानकारियां हम लोग ले लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की इतिहास क्या रहा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, देखिए दुनिया में अर्थव्यवस्था भले मापने का पैमाना लाया गया आधुनिक काल के अंदर, लेकिन आपको क्या लगता है कि प्राचीन टाइम के अंदर जो है लोग आर्थिक क्रिया नहीं करते थे, मध्यकाल में आर्थिक क्रिया नहीं करते थे, बिल्कुल क्या करते थे सभी टाइम। ये कहिए कि उस टाइम जो है लोगों को लोग इस चीज से अपरिचित थे, उनको पता ही नहीं है। अब जरा सोचिए ना कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो है 1868 ईस्वी में, का विद्यार्थी 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी जो है पहली बार, दादा भाई नौरोजी जो है पहली बार भारतीय इकोनॉमी के बारे में जो है ये स्टडी कर रहे हैं। अब सोचिए कि कितना दुर्दशा था। भारत का आर्थिक विकास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी, आपको पता है कि वहां का जो अर्थव्यवस्था था वो व्यापार पर मूल रूप से टिका हुआ था। जब आप सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन इतिहास के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पे बहुत अच्छी वहां पे जानकारियां आपको दी जाती है ना। तो शायद हमसे अगर ऑफलाइन क्लास में पढ़े होंगे तो वहां पे आपको ये चीज बताया गया होगा, और आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो भारत का आर्थिक विकास जो है कहां से मापा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से आरंभ मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः व्यापार पर आधारित प्रतीत होता है ना। अब ये चीज सर हम नहीं पढ़े हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये व्यापार पर होता था या फिर क्या चीज पर होता था। आपको एक ऐतिहासिक मूवी होगा मोहनजोदारो, नाम सुने हैं कभी, हाँ देखे होंगे आप लोग। तो उसमें मोहनजोदारो की पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में बताई गई है कि किस टाइप से वहां पे व्यापार होते थे, लोग की जीवन शैली कैसी थी, तमाम चीजें, मोहनजोदारो का मतलब पतन कैसे हुआ, तमाम चीज उस मूवी के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो वहां से आप थोड़ी सी ज्ञान ले सकते हैं कि हाँ कैसे क्या हुआ जो।
तो व्यापार पर आधारित प्रतीत होता है, जो यातायात में प्रगति के आधार पर समझी जा सकती है। लगभग 600 ईसा पूर्व महाजन पद, आपको पता है भारत में कितने महाजन पद थे विद्यार्थी? 16 महाजन पद थे। देखिए इतिहास को भी थोड़ा सा हमें जानना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना? कितने महाजन पद थे? 16 महाजन पद थे, याद रखिएगा। तो बता दीजिए आप लोग, अगर इतिहास हमसे पढ़े हैं ना, तो बताइए कि ये 16 महाजन पदों की जानकारी जो है जैन धर्म के किस पुस्तक में मिलता है? जैन धर्म के किस पुस्तक में मिलता है इस 16 महाजन पद की जानकारी? जिनमें एक आपका क्या था? मगध था, जिस धरती से आप देख रहे होंगे, है ना, वो धरती मगध कहलाती थी, है ना। चलिए, महाजन पदों में विशेष रूप से चिन्हित सिक्कों का ढालना आरंभ कर दिया गया था। इस समय को गहन व्यापारिक गतिविधि एवं नगरीय विकास के रूप में चिन्हित किया जाता है। 300 ईसा पूर्व से मौर्य काल में, अच्छा किसी बच्चा को ईसा पूर्व समझने में दिक्कत नहीं ना होता है, समझाने का। देखिए ईसा पूर्व जो होता है विद्यार्थी, इसमें जो है ना टाइमिंग घटता हुआ दिखेगा। जैसे मान लिया जाए कि आपका जन्म हुआ 680 ईसा पूर्व में, नहीं 680 नहीं लेते हैं, 580 ईसा पूर्व में आपका जन्म हुआ, है ना। 580 ईसा पूर्व में आपका क्या हुआ? जन्म हुआ। तो बताइए मृत्यु इसके बाद ईसा पूर्व, हाँ, तो मृत्यु कब होगी? तो इसके बाद होनी चाहिए थी, तो नहीं, ये घटेगा आपको। मान लिया जाए कोई व्यक्ति जो है 80 वर्ष के बाद उसका देहांत हुआ, है ना, तो अब वो कब मरेगा? 500 ईसा पूर्व में मरेगा। तो इसमें क्या होती है? घटती है, रिवर्स होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ईस्वी में क्या होता है? बढ़ता है। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो आने वाला समय क्या होगा? 2026, है ना विद्यार्थी। चलिए, चिन्हित सिक्कों को ढालना प्रारंभ कर दिया। इस समय को गहन व्यापारिक गतिविधि एवं नगरीय विकास के रूप में चिन्हित किया जाता था। 300 ईसा पूर्व में मौर्य काल ने भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकरण किया। राजनीतिक एकीकरण और सैन्य सुरक्षा ने कृषि उत्पादकता में वृद्धि के साथ व्यापार एवं वाणिज्य से समान आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार से भारतीय इकोनॉमी जो है डेवलप करी धीरे धीरे, है ना, व्यापार और कृषि के थ्रू करा। कि अगले 1500 वर्षों में भारत में राष्ट्रकूट आए, होयसल आए, ये सब आपको मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर पढ़ना होता है। मध्यकालीन इतिहास जब आप पढ़ाते हैं ना, तो वहां पे ये सब सारे वंशों के बारे में बताते हैं। राष्ट्रकूट हो या होयसल हो, ये तमाम वंश हैं, है ना। राष्ट्रकूट, होयसल और पश्चिमी गंग जैसे प्रतिष्ठित सभ्यताओं का विकास हुआ। इस अवधि के दौरान भारत को प्राचीन एवं 17वीं सदी के मध्ययुगीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अंकित किया जाता था। यहां पे अंकित लिखिएगा, अंकित किया जाता था, है ना। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था एक टाइमिंग था विद्यार्थी कि बहुत हम लोग जो है समृद्ध थे, है ना, बहुत समृद्ध थे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का टक्कर दुनिया की कोई देश नहीं दे सकता था, इस रूप में हम लोग थे। बीच में आपको पता है कि हमारे देश में कई सारे विदेशी शासक आकर के जो है हमारे देश पर शासन किए और बर्बाद किए हमारी इकोनॉमी को। इसमें विश्व की कुल संपत्ति का 1/3 से 1/4 भाग मराठा साम्राज्य के पास हुआ करता था। मराठा आप लोग जानते होंगे, शिवाजी का नाम सुने हैं ना, हाँ, वो मराठा राज्य के संस्थापक यही थे, शिवाजी। तो इनके पास कहा जाता है ना कि दुनिया की कुल संपत्ति का, भारत की बात नहीं हो रही है, 1/3 हिस्सा केवल और केवल मराठा के पास था। सोच लीजिए मराठा कितना ताकतवर था, समझ में आ रहा ना। जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है ना, वो मराठा के नाम पर ही ये है, साम्राज्य के पास था। इसमें यूरोपीय उपनिवेशवाद के दौरान तेजी से क्या आया? गिरावट आया। यूरोपीय उपनिवेशवाद मतलब जब हमारे देश पर यूरोप वालों का कब्जा हुआ, अर्थात ब्रिटिश का कब्जा हुआ हमारे देश पर, है ना विद्यार्थी। जब ब्रिटिश आए हमारे यहां, जब ब्रिटिश हमारे यहां आए, तब हमारे इकोनॉमी को धड़ेले से क्या कर दिया? नीचे कर दिया, है ना। चलिए, समझ में आ रहा है सभी चीज? आ जाइए। भारत और यूरोप के बीच मसालों का व्यापार ही मुख्य व्यापार था, जिसने अन्वेषण काल को जन्म दिया। अब यहां अन्वेषण नहीं, बच्चा को समझ में आ रहा कि सर अन्वेषण क्या होता है? अन्वेषण का मतलब होता है विद्यार्थी खोज, है ना।
खोज यहां पे आप कह सकते हैं, खोज कहेंगे, नई खोज को अन्वेषण कहा जाता है। सर ये हम समझे नहीं, भारत और यूरोप के बीच मसालों का व्यापार ही मुख्य कारण था। समझ में आ रहा ना, मतलब यूरोप के साथ और भारत के साथ जो व्यापार होता था विद्यार्थी, उस व्यापार का सबसे प्रमुख जो जड़ें थी वो था मसाला। क्या था? मसाला। और आपको पता है कि जो जिसको आप लोग गरम मसाला कहते हैं, आज चिकन उकन में इस्तेमाल करते हैं ना जो मसाला, वो गरम मसाला जो होता है ना, ये इसको गरम मसाला क्यों नाम दिया गया सर? मसाला तो हम लोग धनिया भी खाते हैं, मसाला हम लोग मिर्च भी खाते हैं, तो उसका नाम गरम मसाला क्यों नहीं दिया गया? तो इसका गरम मसाला रखने का तात्पर्य यह है ना विद्यार्थी कि गर्म क्षेत्र में ये उत्पादित होते हैं। देखो प्राकृतिक ने इस धरातल को इतना बेहतरीन डिजाइन किया है ना कि गर्म, ये जो मसाला उगेगा गर्म क्षेत्र में, लेकिन इस मसाला का खपत होगा ठंडी क्षेत्र में, जो जहां ठंड ज्यादा पड़ता है। क्या इस चीज को आप लोग अनुभव करते हैं? अनुभूति होती है कि ठंड आता है तो हम लोग इस सब चीज का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो समझिएगा यहां पे इन चीज को, व्यापार को थोड़ा सा समझिएगा। इस पॉइंट को समझने से आपको एक विशेष नॉलेज होगी। विशेष नॉलेज ये होगी ना कि यूरोपी जो थे अर्थात यूरोप वाले जो थे, वो भारत जो पहुंचे थे, जिसके लिए जो एक टर्म यूज किया जाता है भारत का खोज। आप लोग पढ़े होंगे भारत का खोज किसने किया? आप लोग जो है कहिएगा वास्को डी गामा किया सर। इसमें तो कोई अतिशयोक्ति है नहीं, आपको भुलाने की जरूरत तो है नहीं। तो भारत की खोज वास्को डी गामा क्या भारत भुलाइल था? अरे भारत भुलाइल उलाइल था नहीं, बस इतना हुआ था ना कि यूरोपवासी जिस मार्ग से, जिस रास्ते से, जिस स्थल मार्ग से मसाला का व्यापार करते थे, वह स्थल मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया था। किसके द्वारा? इस्लामों के द्वारा, अर्थात मुस्लिमों के द्वारा अवरोध कर दिया गया था। और यह मुख्य मार्ग क्या था? कुस्तुनतुनिया। याद है आपको? 1453 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कौन कर लिया था? इस्लामियों ने कर लिया था, है ना। ईसाइयों को वहां से भगा दिया और कब्जा कर लिया इस्लाम वाले। और आपको पता है दुनिया का मैक्सिमम जो देश आज आपको दिखेंगे यूरोप के खास करके, वहां पे मैक्सिमम देशों में ईसाई लोग हैं। ईसाइयों की संख्या बहुत ज्यादा थी। खैर ये अब आपको जो है 15वीं शताब्दी में चल जाएंगे तो उधर आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर, है ना। हम पढ़ने बैठे हैं यहां पे इकोनॉमिक्स, ये ध्यान रखिए, तो ज्यादा वहां पे तो जा नहीं सकते। कराए कि यूरोप के बीच मसालों का व्यापार ही मुख्य कारण था, और इसी में अन्वेषण काल को क्या दिया? जन्म दिया, मतलब खोज का काल। अब यहां से जो है नए नए स्थलों का क्या होगा? खोज होगा। और नई नई स्थलों के खोज को हम पढ़ते हैं कहां? भौगोलिक खोज के अंदर। याद है आप लोगों को 9 क्लास के अंदर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, भौगोलिक खोज। वही भौगोलिक खोज है। और भौगोलिक खोज का शुभारंभ कब से होता है? मध्यकाल से होता है। ये ध्यान रखिएगा सभी बच्चा। चलिए अन्वेषण समझ में आया होगा? ओके जी। करा कि आर्थिक इतिहासकार अंश मैडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी ए मिलेनियन एस्पेक्टिव, मतलब विश्व अर्थव्यवस्था 1000 वर्ष का पर्यवेक्षण के अनुसार, मतलब ये अपने एक पुस्तक इन्होंने जारी करी थी जिनका नाम क्या था? अगस्त मैडिसन, है ना, के अनुसार भारत विश्व का सबसे धनी देश था। 17वीं सदी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता था, है ना। हम लोगों से आगे कोई नहीं था, लेकिन आज देखिए भारत की स्थिति। भारत में इसके स्वतंत्र इतिहास में केंद्रीय नियोजन का अनुसरण किया गया, जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व, विनिमय, लाल फित्ताशाही और व्यापार अवरोध विस्तृत रूप में शामिल है। 1991 के आर्थिक संकट के बाद केंद्र सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति आरंभ कर दी। भारत आर्थिक पूंजीवाद को बढ़ावा देने लगा और विश्व की तेजी से बढ़ती आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं में एक बार फिर जो है हम लोग उभर कर सामने आए।
छोटा सा एक पॉइंट है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग कहते हैं जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना विद्यार्थी। जीडीपी का परिभाषा क्या होता है, तो एक साल के भीतर, है ना, देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादित अंतिम मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब 2013-14 का डाटा है। 2013-14 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या रहा था विद्यार्थी, भारतीय रुपयों में बात कर लेते हैं तो 1,13,550.73 अरब रुपया था। ये 2013-14 का भारत का जीडीपी का डाटा है ना। ये सब डाटा आपसे पूछा नहीं जाएगा, बट इतिहास से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको जानकारी जरूरी है। आ जाइए विद्यार्थी, सरकार जो कर लेती है ना, कर्जा जिसको बोलते हैं, ऋण बोलते हैं। आज समझना है आपको कि सरकार जो है कितने तरह की कर्ज लेती है और कितने तरह से लेती है, कहां कहां से लेती है। तो विद्यार्थी सबसे पहला कर्ज होता है देशी कर्ज, दूसरा है सार्वजनिक कर्ज, और तीसरा है विदेशी कर्ज, और चौथा है अन्य कर्ज। तो पहला देशी कर्ज में समझते हैं कि देशी कर्ज क्या होता है। तो आरबीआई, आपको पता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, कौन बच्चा हमको जवाब देगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दाग दीजिए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो आरबीआई दूसरे बैंकों से, बीमा कंपनियों या कॉर्पोरेट कंपनी से क्या करती है, कर्ज लेती है। सर आरबीआई कर्ज लेती है, बिल्कुल जी, समझ में आ रहा ना। आरबीआई जो होता है दूसरे बैंक से, या बीमा, बहुत सारी हमारे देश में बीमा कंपनी भी है या कॉर्पोरेट सेक्टर की कंपनियां होती हैं, उनसे कर्ज लेती है। आप लोगों को रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट समझाए ही नहीं, समझाए हैं, समझाए होंगे। रेपो रेट में क्या होता है विद्यार्थी, जो व्यावसायिक कंपनियां होती हैं, सॉरी कंपनी बोल दी, बैंक, जो व्यावसायिक बैंक होते हैं वो आरबीआई से कर्ज लेते हैं, तो उस दर को हम क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं, है ना। और जब आरबीआई व्यावसायिक बैंक से लेता है तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट के अंदर ये चीज हम समझा चुके हैं। चलिए विदेशी कर्ज क्या होता है, आईएमएफ का नाम आप लोग को बताए होंगे, है ना। आईएमएफ क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना। इसकी स्थापना बताएंगे आप लोग, 1948 ईस्वी में है जो विद्यार्थी, इसकी स्थापना हुई थी आईएमएफ की। 1948 में आईएमएफ की स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है अमेरिका के अंदर है। वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का नाम आप लोग सुने होंगे, विश्व बैंक दोनों अमेरिका के पास है ना। और तो इससे जो है भी हमारे सरकार जो है कर्ज लेती है, बड़े पैमाने पर इससे कर्ज लिया जाता है। सार्वजनिक कर क्या होता है, ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम आदि, है ना। ये सार्वजनिक कर होते हैं विद्यार्थी। आपको पता है हमारे यहाँ बड़े बड़े कंपनियों से जो है सरकार कर्ज ले लेती है, समझ में आ रहा ना। चलिए अन्य कर्ज में आ जाते हैं। 1990 में सरकार ने सोना गिरवी पर रख करके जो है पैसा उठाया था, समझ में आ रहा ना। ये सब सारी चीजें क्या हो गया, सरकार के कर्ज लेने के तरीके हो गए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सरकार को कर्ज लेने का ये तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कहा कि प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के, इस स्लाइड पर कुछ था क्या, हाँ, विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी कैसे होते हैं। मतलब विकास का लक्ष्य जो होगा ना वो भिन्न भिन्न होगा, सबका विकास का लक्ष्य एक नहीं होता है। क्या यहां पे जितने विद्यार्थी हमसे पढ़ रहे हैं, क्या सभी का एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है? नहीं, किसी का लक्ष्य होगा आपको जो है टीचर बनना, किसी का लक्ष्य होगा प्रशासनिक विभाग में जाना, किसी का लक्ष्य, मतलब सबका अलग अलग होगा, है ना। कुछ का लक्ष्य होगा कि नहीं हम पढ़ करके खेती करेंगे बढ़िया से, है ना जी, सबका अलग अलग लक्ष्य होगा। तो उसी प्रकार से विकास के भी लक्ष्य क्या होते हैं विद्यार्थी, अलग अलग होते हैं, लेकिन ये लक्ष्य परस्पर क्या होते हैं, विरोधी कैसे होते हैं। चलिए इसको समझते हैं कि विकास के दौर में क्या किसी को नुकसान भी होता है, क्या उसमें विरोध भी क्या होता है, उसको समझते हैं।
कहा कि प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इसकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। उसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जैसे कि नदी पर बांध बनाना। नदी पर बांध बनाने से क्या होता है विद्यार्थी, कई लोगों को क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। याद है आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी पर जो है विद्यार्थी गुजरात के अंदर में बांध बनाया गया था। याद है मेघा पाटेकर कि भूल गए हैं? और देखिए अभी एक लेटेस्ट न्यूज है, अभी आपको पता है कि राजस्थान से फिर एक मामला बड़ा जोर पकड़ रखा है ना? तो आप लोग बताइएगा कि वो कौन सा मामला है। कराए कि नदी पर बांध बनाना। अब नदी पर बांध बांधते हैं तो एक को तो फायदा हो जाता है, समझना रहा ना, एक का फायदा हो गया, लेकिन दूसरे को उसमें नुकसान भी हो जाता है। जैसे कि आप लोग उस केस में देखे थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन में जो मेघा पाटेकर इसका नेतृत्व किए थे, उसमें क्या हुआ था, बांधने से कई सारे लोगों पर खतरा आ गया था। बांध के इर्द गिर्द कई ऐसे गांव थे विद्यार्थी जो डूबने के कगार पर थे और इसी का मुद्दा उठाए थे, है ना, मेघा पाटेकर जी। तो यहां से भी क्वेश्चन आपको एकदम सीधा छपता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, तो पर्यावरण सुरक्षा से। यह बात आपको तो पहला जवाब आया। नेतृत्व किसने किया था, तो मेघा पाटेकर जी किए थे, यह ध्यान रखिएगा। तो नदी पर बांध बनाए और वहां के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है। बिल्कुल, विस्थापन का मतलब होता है उस जगह से हट करके दूसरे जगह जाना, है ना, विस्थापित करना पड़ जाता है बांध बनाने के कारण। तो बताइए, एक का तो लाभ हुआ, दूसरे को, किसान को क्या हो गया, हानि हो गया कि नहीं हो गया। तो ये विकास के दौर में कई बार क्या होता है विद्यार्थी कि एक दूसरे को हानि हो जाता है और ये विरोध करना पड़ता है इसके लिए। आय के अतिरिक्त अन्य कारक जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कराए कि आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है। केवल जीवन जीने के लिए विद्यार्थी इनकम कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है, है ना। और एक चीज यकीन मानिए कि यदि आप मेहनत से पढ़ाई करते हैं ईमानदारी पूर्वक, है ना, तो लोग कहते हैं ना कि पैसा को कमाना पड़ता है, वो पैसा खुद आपके पास चल के आएगी जब आप ईमानदारी दिखाइएगा तब, है ना। ईमानदारी दिखाइएगा तो पैसा खुद आपके पास चल के आएगी, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह हो रहा है ना कि आय के अतिरिक्त अलावे बेहतर जीवन जीने के लिए आपको क्या चाहिए, परिवार चाहिए, है ना। पैसा बहुत सारा है, माता पिता है ये नहीं है, भाई बहन है ये नहीं है ना, बेटा बेटी है ये नहीं है, कोई काम के है पैसा, कोई काम के नहीं है ना। तो परिवार का होना जरूरी है। रोजगार, मित्रता, भाई बंधु, दोस्त है ये ना है, किसके साथ जो है दो बात करेंगे, बात करने के लिए मित्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुरक्षा की व्यवस्था, समानता की भावना, ये सब सारी चीज होनी चाहिए विद्यार्थी, है ना, तब जाकर के जो है एक अच्छा जिंदगी चलता है। शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती है। क्या आपके पास पैसा है, क्या आप परिवार खरीद के ला सकते हैं, मिलेगा परिवार, है ना। वो मूवी वाला मत सोचिएगा कि पैसा दे करके जो है माता पिता बना दिया जाता है ना बनते जी। क्या दोस्त खरीद सकते हैं पैसा से? लोग कहते हैं ना, आज के दौर में कई बार आप लोग किसी को बोलते हुए सुनते होंगे, पैसा रहेगा तो लाखों दोस्त रहेगा। अरे वो उसने दोस्त रहता है, चटोर दोस्त रहता है, कि आपके पैसा को चाट जाएगा, उसके बाद आपको लात मार के हटा देगा। रियल दोस्त तो वो होते हैं ना कि आपको सुख और दुख दोनों में मदद करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आपके पास सुख है तो आपके साथ तो चल रहे हैं साथ साथ, और जब आप दुखी में आ गए तो आपको लात मार दिए, तो वो दोस्त नहीं होते, है ना। तो जो लोग बोलते हैं ना कि पैसा से दोस्त तो हम आ जाएगा, पैसा रहेगा तो ढेर दोस्त बना लेंगे, तो ये सब बकवास की बातें है ना। रियल दोस्त नहीं होते, वो सब फेक होता है। फेक आईडी बनता है ना फेसबुक और ट्विटर पर, वही फेक वो सब होता है। तो मित्रता आप नहीं खरीद सकते विद्यार्थी। सुरक्षा कहां से बना पाइएगा, है ना, नहीं बना पाते हैं। ये सब सारी चीजें होती है ना, मानवतावाद होता है, समानता होता है, ये सारी चीजें
जो होती है ना हमारे अंदर क्रिएट करना होता है, समझ में आ रहा ना, क्रिएट करना होता है। शांतिपूर्ण माहौल आदि महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मुद्रा से केवल भौतिक वस्तुएं ही खरीदी जा सकती हैं। भौतिक वस्तु समझ रहे हो ना, आप फोन खरीद लोगे, है ना विद्यार्थी, बढ़िया बढ़िया जैकेट खरीद लोगे, ठंडा आ गया है ना जी, जूता खरीद लोगे, दोस्त कहां मिलेगा बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। फिर से इसको एक बार समझते हैं क्या कह रहा है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था वास्तविक, है ना, प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है ना। चलिए आगे। आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता, बिल्कुल। अगर किसी देश की इकोनॉमी को आगे ले जाना है ना, टॉप पर ले जानी है, तो सबसे पहला चीज होता है विद्यार्थी, उस देश की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर को बढ़ाना, साक्षरता दर को बढ़ाना, है ना, साक्षरता की अनिवार्यता सबसे पहला पॉइंट है। इससे ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। आपके अंदर एजुकेशन आएगा तो ज्ञान में डेवलपमेंट होगा, नहीं तो फिर वही काम करोगे, है ना। अगर आप नहीं लिखोगे, नहीं पढ़ोगे, तो आपको पता है ना लोग क्या करते हैं, जो इसमें क्या हम कहें, ज्ञान व दक्षता प्राप्त होती है। नंबर दूसरा, रोजगार का स्तर बढ़ता है, नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, नई नई टेक्नोलॉजी की खोज होती है, उसी को तकनीक कहते हैं हिंदी में, है ना। अब सोचिए ना, जापान देश का नाम सुने हैं, एशिया का टाइगर कहा जाता है उसको, एशिया का टाइगर उसको कहते हैं। सर एशिया का टाइगर, टाइगर से क्या तात्पर्य हुआ सर? एशिया का टाइगर उसको इसलिए कहते हैं कि उसके पास संसाधन भी कम है। भारत की अपेक्षा, भारत की तुलना जापान के पास संसाधन तुच्छ हैं, फिर भी देखो हम लोग से काफी आगे है। कारण क्योंकि वो सबसे ज्यादा जो है उस देश की जनसंख्या पर इन्वेस्ट किया, है ना। जनसंख्या पर इन्वेस्ट का मतलब हुआ बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड किया, साथ साथ में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा किया, जिसका नतीजा आज देखिए, जो कि एक छोटा सा देश जो है कितना आगे निकल चुका है ना। इकोनॉमी में जो है हम लोग को पछाड़ दिया है, और हम लोग कभी भी उसका तुलना नहीं कर सकते। क्या कि नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है, लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। आप शिक्षित रहोगे तभी ना अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखोगे, है ना, कि शराब पीने से क्या नुकसान होता है, ना तो पौवा मार के लोड़ल रहना, तो स्वास्थ्य डैमेज होगा, किडनी फेफड़ा सब गल जाएगा। बात सही है ही नहीं है? तो जब आप पढ़ोगे लिखोगे तब अपना स्वास्थ्य पर ध्यान देना। पर्यावरण, है ना, अब लोग जो है एक पौधा काटने के लिए देखते हो गांव देहात में लड़ जाता है, ये हमरा हो लो, ये हमर पौधा हो, हमर खेत के पगडंडी पर पौधा लगल है तो ये हमर पौधा हो। अरे पर्यावरण किसी का अपना होता है, ये पर्यावरण सार्वजनिक होता है, सबके लिए होता है, उसे सुरक्षा देना चाहिए, ना कि जो है पौधा के लिए लड़ जाना चाहिए, है ना। तो इन चीजों का विकास कैसे होगा? जब तक पढ़वे ना करोगे तो कैसे डेवलपमेंट होगा? आदि प्रति जागरूकता बढ़ती है, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है ना। चलिए समझ रहे हैं? तो आप लोग जो है केवल अपने मत देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और अगर नए आप स्टूडेंट हैं तो चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन होता है दबा लीजिएगा, है ना, जिससे कि ऐसे ही नए नए वीडियो जब आएंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, है ना। तो ये चीज़ तो आप लोग जानवे करते होंगे, क्या ही बताएं। लाइक वाइक कर दीजिएगा, और कमेंट उमेंट जो है आप लोग कम करते हैं, है ना। जो क्वेश्चन देते हैं बहुत कम बच्चे जो हैं उसका रिप्लाई करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि हर बच्चा को रिप्लाई आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देश की आय क्या है? किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है, इसे हम देश की कुल आय ज्ञात करते हैं। मतलब
देश की इनकम, जैसे अब तुमको कहें कि भारत की कितना इनकम है, अरे तो भारत का इनकम का मतलब हो गया कि भारत के लोगों का इनकम। अरे हमारा थोड़ा इनकम जुड़ करके भारत का इनकम बनता है ना। तो देश की आय से तात्पर्य होता है उस देश में रहने वाले लोगों का इनकम से। क्या बात समझ में आया? चलिए, बहुत अच्छी बात, आ जाइए। करा कि देशों के मध्य विकास को मापने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक है जिस कारक के द्वारा हम देश के डेवलपमेंट को मापते हैं, देश के डेवलपमेंट को मापते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आ जाइए यहां पे, देशों के मध्य विकास को मापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की व्यवस्था को भी मापते हैं। ऐसा ना कि खाली कमा रहे हैं, है ना, पैसा ढेर कमा रहे हैं और घर में कोई सुविधा है ये ना है। समझ में आ रहा ना, घर में कोई सुविधा है ये ना है, तो ऐसे रखला पैसा कमेला के क्या फायदा है? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो कहा जा रहा है ना कि देशों के मध्य विकास को मापने के लिए औसत आय के साथ सार्वजनिक सुविधाओं की उपलब्धता, मतलब लोगों को सुविधा भी देना है। ऐसा नहीं कि हम इकोनॉमी में टॉप स्थान पर हैं और हमारे देश के लोग जो हैं, एगो बीमारी लग गया लोगों को तो इलाज करने के लिए हॉस्पिटल नहीं है देश में। हाँ, यातायात करने के लिए जो है यहां से बिहार से दिल्ली जाना है तो 3 दिन लग रहा है दिल्ली जाने में, क्या फायदा है वैसा विकास का? तो सार्वजनिक सुविधा भी उपलब्ध करानी होती है, ये विकास से तात्पर्य है। स्वास्थ्य सेवा हो गया, जन्म व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, है ना विद्यार्थी? आप लोग जन्म दर और मृत्यु दर तो समझ रहे होंगे ना। जन्म और मृत्यु दर, जन्म दर क्या होता है? प्रति 1000, है ना, प्रति 1000 संख्या में जन्मे बच्चों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। और उसी 1000 व्यक्ति में मृत्यु बच्चों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। तो जो बच्चा मरता है उसको शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं, है ना। और केवल मृत्यु दर कहा जाए तो ऑल ओवर सभी, उसमें बूढ़े भी शामिल हो जाएंगे, नौजवान भी हो जाएंगे और बच्चे भी हो जाएंगे, क्योंकि मृत्यु तो लगातार सबका होता रहता है ना। बूढ़े तो मान ली एक एज पा करके मृत्यु हो जाते हैं, तो चलिए उनका तो स्वाभाविक है चले जाना। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नौजवान एक्सीडेंट, बीमारी, तरह तरह की चीजें से उनकी देहांत होती है। तो ऑल ओवर मृत्यु दर अलग होता है और शिशु मृत्यु दर अलग होता है, दोनों में अलग चीजें होती हैं। वो जब हम आपको पॉपुलेशन पढ़ाते हैं, है ना, एक जनसंख्या टॉपिक पढ़ना है तो वहां पे सारे हम लोग क्लियर करते हैं। चलिए, जीवन प्रत्याशा से समझते हैं आप लोग विद्यार्थी, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड कहते हैं जिसे हम लोग, जीवन स्तर, है ना, जीवन स्तर पर भी ध्यान देना होता है। प्रदूषण मुक्त वातावरण आदि मानकों को भी प्रयोग किया जाता है। ये देश के विकास के मापने के स्तर होते हैं, है ना। अब जिस देश में आप जन्म लिए हो और उस देश के लोगों का औसत आयु 35 वर्ष रहे, तो बताइए उस देश को आप विकसित देश कहेंगे? पैसा खूब है, पैसा उस देश के पास मत पूछो, बहुत है, सेना बहुत तगड़ी उस देश की है, पैसा बहुत है उस देश में, लेकिन बताओ कि उस देश के लोगों का औसत जो आयु है, एज है, वो 35 वर्ष है। अब सोचो, तो ये चीज ध्यान रखना है ना। जीवन प्रत्याशा अच्छी होनी चाहिए। ये जीवन प्रत्याशा जो है विद्यार्थी, ये कब आपके अंदर आएगा? तो आप एजुकेशन को प्राप्त करोगे, है ना, तभी इन चीजों पर आप अच्छी बात कर पाएंगे। प्रदूषण मुक्त वातावरण मानकों को भी प्रयोग किया जाता है। देश की औसत आय की गणना कराए, प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है ना। बताइए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जो है अभी किस देश के मुद्रा को कहा गया है? तो कहोगे सर अमेरिका। अमेरिका के मुद्रा को जो है वर्तमान में विद्यार्थी हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कहते हैं, जो कि डॉलर होता है। नहीं एक विकासशील और विकसित देश की मुख्य विशेषताएं, विकासशील और विकसित, ये दो देश का यहां पे हम लोग देखने वाले हैं। तो विकसित देश की विशेषता देखने वाले हैं कि विकसित देश के अंदर क्या क्या चीज होता है, माने विकासशील की तुलना में उनके यहां क्या विशेष होता है जिसके वजह से वो विकसित बन जाते हैं। तो सबसे पहला है नई तकनीक व विकसित उद्योग। उनके यहां जो है नई नई टेक्नोलॉजी होती है ना। और इसके बाद जो है उनके यहां क्या होता है? उद्योग काफी डेवलप होता है, विकसित उद्योग होता है। उच्च स्तरीय रहन सहन होता है ना विद्यार्थी। रहन सहन से तो समझ रहे हो ना आप लोग।
उच्च प्रति व्यक्ति आय होता है। साक्षरता दर भी उनकी क्या होती है, उच्च होती है, क्योंकि विकसित हैं तो ऑल ओवर सब कुछ अच्छा वहां पे होगा। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर रहता है, जन्म दर मृत्यु दर नियंत्रण के बेहतरीन होता है। चलिए समझते हैं विकासशील देश की क्या होती है। औद्योगिक रूप पिछड़े हुए रहते हैं, जैसे भारत है ना। भारत एक विकासशील देश है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत एक कैसा देश की श्रेणी में आएगा अर्थव्यवस्था के मामले में, तो आप कहोगे विकासशील कहोगे, है ना। हम लोग विकासशील का मतलब होता है लगातार अपने ऊपर वो काम कर रहा है, लगातार अपने ऊपर अपनी स्थितियों को सुधारने के जो रास्ते पर लोग होते हैं, है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, विकासशील कहते हैं। ठीक है जी। तो भारत भी इकोनॉमी में हमेशा सुधार ला रहा है। कभी हम लोग जो है 10वां स्थान हुआ करते थे, 12वां स्थान हुआ करते थे, आज हम लोग जो है 3रा स्थान पर जाके खड़ा हो गए हैं। तो ऑब्वियसली जो है कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें सुधार ला रहे हैं। तो ये औद्योगिक मामले में पिछड़े होते हैं, निम्न प्रति व्यक्ति आय इसकी होती है, और साक्षरता दर निम्न होता है विद्यार्थी। यहां पे नियम लिखा गया है, निम्न लिखेंगे, निम्न होते हैं। समान रहन सहन होता है, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होता है ना। हमारा यहां का है, एगो कपड़ा खरीदा गया है ना, तो चल रहा है 5-6 साल। देखते हैं ना, एगो कोट जो है ठंडा में खरीदाया तो जब तक कोट फटेगा नहीं दूसरा आवेगा नहीं। तो यहाँ का रहन सहन कैसा होता है विद्यार्थी, सामान्य होता है। समझ में आ रहा ना, बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई फाई लोग ना रहते हैं। और यही जाओ अमेरिका में जाओ, वहां जो है जरिसुम सब्जियों खरीदने जाना है ना, तब 4 व्हीलर से जाना है, और हमारा यहाँ साइकिल भी ना रहता है। ये सब चीज से तो आप लोग परिचित हैं, क्या कहना है जी। चलिए आगे बातें कर लेते हैं। समान रहन स्तर यहाँ होता है विद्यार्थी। बेहतर स्वास्थ्य का अभाव होता है। हमारे यहाँ जो है लोग डॉक्टर के पास जाके दम तोड़ देते हैं, देखे है ना, हॉस्पिटल में क्या होता है। अब बताइए कि डॉक्टर पास में है और वहां आदमी जो है ऑक्सीजन के बिना मर रहा है। ये स्थितियां हैं हमारे देश में। तो आप लोग इस चीजों को समझ रहे होंगे भली भांति। आर्थिक नियोजन है ना विद्यार्थी, अब इसको समझते हैं। कला देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। देश की संसाधन, संसाधन मतलब वही कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है, संसाधन ही तो है ना, का लाभ उठा करके देश के विकास को योजनाबद्ध तरीके से। हमारे यहां तो आधा से ज्यादा कमा जो होता है ना, बिना योजना बनाए हुए, समझ में आ रहा ना, बिना योजना बनाए हुए ले कर दे, शुरू कर दे, और जब कुछ दूर तक पहुंचता है ना, तो ये छूट गलो, फिर पीछे आता है लाने के लिए। देखते हो कि नहीं देखते हो। तो बिना योजना के काम होता है हमारे यहाँ। यही सब का नतीजा है जो कि हम लोग जो है कभी आज तक आजादी के जो है 80 साल पूरने वाला है, और आज अभी तक जो है हम लोग इसी विकासशील के राह पर चल रहे हैं। कब तक चलेंगे आप लोग भी देखते रहिए। आप लोग भी जो है आने वाले टाइम में देश का एक हिस्सा बनिएगा, है ना। राष्ट्रीय आय, देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय को जब जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं विद्यार्थी, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से इसको समझिए। कहा देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवा, जीडीपी किसको कहे थे, एक साल के भीतर किसी देश में वस्तु और सेवाओं के अंतिम उत्पादित मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो वही बात यहां पे आया है कि देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त। आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं देश के जो विदेशों में कमा रहे हैं, तो उसको भी इसमें जोड़ना है। अरे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें कि आपके घर परिवार टोला मोहल्ला से अगर कोई व्यक्ति जो है अमेरिका जाके कमा रहा है, तो पैसा कमाता होगा अमेरिका, तो भेजता कहां, इंडिया ने भेजता है जी। तो वो आकर के कहां जुड़ेगा, इंडिया वाला में पैसा में जाकर आय में आकर जुड़ेगा। तो विद्यार्थी विदेशों से प्राप्त आय को भी इसमें क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। आप लोगों को जीडीपी समझाए होंगे ऑफलाइन क्लास के अंदर, जीएनपी समझाए होंगे और एनएनपी समझाए होंगे। ये 3 टर्म समझाए होंगे आप लोगों को, याद है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये हम इसको कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय आय।
है ना विद्यार्थी। ये शुद्ध राष्ट्रीय आय होता है। वो सारे आपको डिफाइन जब इस टॉपिक के अंदर जब पढ़ा रहे होंगे तो किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ये समझाएं आपको। जो भी राशि मिलती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, पीसीआई कहते हैं। भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2019 में केवल और केवल कितना डॉलर था विद्यार्थी? 6700 यूएसए डॉलर में था। समझ में आ रहा ना? प्रति व्यक्ति एक वर्ष सोच लीजिए। और $1 का कीमत कितना होता है पता है आप लोगों को? अभी वर्तमान में चल रहा है, ये 2019 की बात नहीं कर रहे, अभी कर रहे हैं बात आपको। 89 कभी घटते बढ़ता रहता है, ये 90 के बीच में चल रहा है। समझ में आ रहा ना? 89 से 90 के बीच में भी चल रहा है वर्तमान में यूएसए डॉलर। ठीक है, तो ये स्थितियां थी हमारे देश की, क्या ही कहोगे। मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, अभी समझा रहे थे ना आपको शिशु मृत्यु दर क्या होता है। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट जिसको कहा जाता है, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात होता है। इसमें आपको साक्षरता दर यदि आ जाए विद्यार्थी तो इसको कहोगे 7 वर्ष से ऊपर उम्र में और किसी भी भाषा में, किसी एक भाषा के अंदर लिखना और पढ़ना आ जाए, उसको जो हम किस में काउंट कर लेंगे? साक्षरता में काउंट कर लेंगे। अब सोचिए, ये कोई पैमाना हुआ साक्षरता दर का कि 7 वर्ष हमारा उम्र हो गया है और किसी भी तरह से जो है टोया करके हिंदी पढ़ रहे हैं, टोया के हिंदी लिख रहे हैं, हमको साक्षरता में नाप देगा? बताइए ये कौन सा पैमाना है? तो हमारे भारत सरकार की यही सब पैमाना रहता है, उजुल फुजुल। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के साक्षर जनसंख्या का अनुपात। चलिए, हमारे यहां तो लोग जो है नाम लिखने के लिए आ जाएगा और जब जनगणना होने आएगी तहां लिख दू ना 7वां पढ़ल है, लीजिए 7वां पढ़ के छोड़ दिलिए हल, है ना, 8वां पढ़ के छोड़ दिलिए हल। ये स्थितियां होती हैं। चलिए आगे, निबल उपस्थिति अनुपात। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत निकालना क्या कहलाता है? निब्बल उपस्थिति रेशियो कहलाता है। 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का, तो क्या आपको लगता है कि देश की जितने भी 14 और 15 वर्ष के बच्चे होते हैं सभी स्कूल जाते हैं? जी नहीं, सभी नहीं जाते। समझ में आ रहा ना? तो यहां समझना कि निब्बल उपस्थिति अनुपात कैसे प्राप्त किया जाता है। देखो, ये किसी भी प्रेजेंटेशन की हो रही है, निब्बल कई बार होता है ना, निब्बल राष्ट्रीय आय पूछ लेता है। निब्बल का मतलब हो गया प्योर, शुद्ध, इसको शुद्ध आप कह सकते हैं। निब्बल मतलब क्या हो गया? शुद्ध हो गया, प्योर हो गया। करा कि 14 और 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चा, समझ में आ रहा ना, और उस वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत निकाल देते हैं ना, तो क्या कहलाता है विद्यार्थी? निब्बल उपस्थिति अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट है आपको बीएमआई क्या होता है ना? बीएमआई बॉडी मेजरमेंट का एक इक्विपमेंट होता है ना। इस इक्विपमेंट के द्वारा जो है हमें ये मापना होता है कि कौन व्यक्ति कुपोषित है और कौन कुपोषित नहीं है। अब कुपोषण से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि यदि आपको आपके बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए, अगर उस मात्रा में आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, अर्थात पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं, मतलब आप कुपोषण का शिकार हो जाएंगे, है ना। और यदि आप ले रहे हैं तो बिल्कुल ठीक ठाक आप रहेंगे, और जरूरत से भी ज्यादा यदि आप ले रहे हैं तो फिर उसमें भी आपको नुकसान है, बॉडी मोटा हो जाएगा, फैटनेस आ जाएगी, तो वो भी एक समस्या ही क्रिएट कर देता है। तो समझते हैं बीएमआई, शरीर का द्रव्यमान सूचकांक पोषण। वैज्ञानिक किसी वयस्क के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं यदि उसका जो है बीएमआई का द्रव्यमान 18.5 से यदि कम है ना, तो व्यक्ति कुपोषित है, ठीक है। और अगर 25 से ऊपर है तो व्यक्ति क्या होगा? मोटापा से ग्रस्त रहेगा। और पता है मोटापा भी एक बीमारी का जड़ बन जाता है आगे चल करके, है ना, इसलिए ज्यादा आपको मोटा भी नहीं होना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स, HDI के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इस HDI की अवधारणा जो है सबसे पहले विद्यार्थी देने वाले व्यक्ति थे महबूब उल हक थे। कौन थे विद्यार्थी? महबूब उल हक। ये कौन थे विद्यार्थी? तो महबूब उल हक जो थे, है ना, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। ध्यान रखिएगा, कहां के थे? पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। महबूब उल हक ने ही पहली बार जो है HDI की अवधारणा दिया, अर्थात मानव के विकास की जो इन्होंने एक पैमाना मापा, वो खुशहाली को मापा। समझ में आ रहा ना कि किसी भी देश के लोग कितना खुश हैं, कितने खुश हैं। और आज भी बताएं ना विद्यार्थी, तो हमारे देश की स्थिति जो है अन्य देशों की तुलना में बहुत नीचे है। समझ में आ रहा, खुशहाली के मामले में। करा कि आय व अन्य कारकों की समेकित सूची, इसके आधार पर किसी देश को उसकी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह विभिन्न देशों के विकास के स्तर का मूल्यांकन करने का एक साधन होता है ना, मापदंड होता है, जिसमें हम क्या क्या मापते हैं? तो शैक्षणिक स्तर को मापा जाता है कि उस देश की जनसंख्या जो है कितना पढ़ा लिखा है ना। स्वास्थ्य स्थिति को मापा जाता है, पर कैपिटा इनकम को मापा जाता है ना। इन सभी को देख करके जो है पता किया जाता है कि उस देश की जनसंख्या कितना खुश है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे समझते हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान। अब हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति है। चलिए एक नजर भारत पर डालते हैं। अब सोचिए ना कि मानव विकास सूचकांक की गणना करें ना, तो भारत का स्थान जो है 136 नंबर का है ना। तो काफी हम लोग जो है कह सकते हैं ना, नीचे से हम लोग टॉप कर रखे हैं। भारत में गरीबी इतनी है, इतना ज्यादा है कि खुशहाली कहां से आए, है ना। जीवन स्तर बहुत यहां का नीचे है। विकास की धारणीयता। कराए कि विकास की धारणीयता से अभिप्राय है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास करना तथा वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ियों की जरूरतों को क्या रखना? ध्यान रखना। यह विकास की धारणीयता कहलाती है। मतलब ऐसा ना हो कि कोई संसाधन है, उस संसाधन का केवल हम ही उपयोग करें, नहीं, हम तो उपयोग करें ही, और उपयोग करते समय हम इन बातों को ध्यान में रखें कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, अर्थात भावी पीढ़ी जिसे हम लोग कहते हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना है ना। मतलब कह सकते हैं ना कि विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना संसाधनों का। ऑल ओवर विकास की धारणीयता की विशेषता। सबसे पहला संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि हमने बताया आपको। नंबर दूसरा है नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं सर? जिसको बार बार रीयूज करके जो है हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। मतलब वो कभी जो है संसाधन खत्म होता ही नहीं है। मतलब उसको जितना इस्तेमाल कीजिए फिर वो मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, है ना। ये नवीकरणीय हो गए, मतलब नया होते जाए। वैकल्पिक संसाधनों को ढूंढने में मदद करना। मतलब जिस संसाधन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस जैसे आपको पता है कि जो बिजली तैयार होता है विद्यार्थी, वो कई तरह से तैयार होते हैं। कुछ पन बिजली होता है, पानी से तैयार होता है ना। कुछ बिजली जो होता है आपको तापीय बिजली होते हैं, है ना। आजकल देखिए जो है यूरेनियम से भी बिजली तैयार हो रहा है ये नहीं, ऊर्जा जिसको आप कहते हैं। तो ये तमाम चीज हो गए। नेक्स्ट है आपका संसाधनों के पुनः उपयोग व चक्रीय प्रक्रिया को बढ़ावा देना। मतलब वैसे संसाधन का विकल्प ढूंढना जो पुनः इस्तेमाल में आए। इससे क्या होगा कि आपको संसाधन का उपयोग जो है अच्छे से होगा और भावी पीढ़ियों को जो है इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है आपको नवीकरणीय संसाधन भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? भूमिगत जल नवीकरणीय संसाधन का एक क्या है? एग्जाम्पल है। ऐसे आपको ज्योग्राफी के अंदर विद्यार्थी नवीकरणीय संसाधन का ढेर सारे चीजें आपको हम समझाए हैं, है ना। वहां पे मूल रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन समझना है, बट हल्का सा यहां भी देख लेते हैं। कराए कि फसल और पौधों की तरह इन संसाधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है, लेकिन यहां भी हम इन संसाधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपका है
उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस संसाधन का अति उपयोग कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप वर्षा जल का, समझ में आ रहा ना, वर्षा जल का उपयोग कर लेते हैं, भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा पुनः पूर्ति कर लेते हैं, समझ में आ रहा है ना, तो कहिए कि ये क्या हो रहा है, पुनः चक्रित हो रहा है। जैसे कि वर्षा क्या होता है, तो वर्षा आप लोग जानते हो कि जो जल स्थल पर जो पानी होता है, समझ में आ रहा ना, स्थल जल जो होता है वो वाष्पित होकर के वायुमंडल में जाता है, फिर ये पानी जो है विद्यार्थी वापस रिटर्न होकर के स्थल पर ही आता है। उस स्थल जल का 20% के आसपास पानी जो है विद्यार्थी क्या होता है, तो ये रीस करके आपको कहाँ एकत्रित होता है, धरातल के नीचे। और धरातल के नीचे जो पानी जमा होता है उसी को हम क्या कहते हैं विद्यार्थी, आपको पता है, भूमिगत जल कहते हैं, है ना। तो ये रीयूजेबल होता है, बार बार इसका हम यूज करते हैं। दूसरा है गैर नवीकरणीय संसाधन। कह कि गैर नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो कुछ ही वर्षों प्रयोग करने के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मतलब वो खत्म हो जाते हैं, है ना। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार होता है, इनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है, मतलब दोबारा उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं जीवाश्म ईंधन के रूप में आपको तेल हो गया, कोयला हो गया, है ना, ये सब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये खत्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ कोयला का भंडार आपको पता है बहुत पर्याप्त मात्रा में है, क्या इसको आप अंधाधुंध इस्तेमाल कीजिएगा तो खत्म नहीं होगा, ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा। लौह अयस्क हो गया, सीसा, एल्युमिनियम, यूरेनियम, ये सब सारे जो खनिज हैं विद्यार्थी, ये सब के सब क्या है, तो आप कहोगे सर गैर नवीकरणीय या फिर इसी को कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन का एग्जाम्पल है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये आपका तेल हो गया, कोयला हो गया, ये लोहा का देखो जंजीर है, यहाँ पे यूरेनियम हो गया, है ना, ये भी ये देख लीजिए, यहाँ पे गंधक वगैरह हो गया। तो ये तमाम चीजें हैं आपके किसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं, गैर नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय संसाधन, है ना। तो चलिए और है क्या, नहीं, तो इसी के साथ जो है हम इस टॉपिक को विराम देते हैं और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं कल।